गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे वेटरनरी फार्मेसी के नेक्स्ट लेक्चर को, ड्रग एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 3, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आंट एसिड। आंट एसिड हमने पहले भी पढ़ा। आंट एसिड होते क्या हैं? जो एसिडिटी को कम करते हैं, जो न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस एसिड। आंट एसिड आर द एजेंट विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। ठीक, हमने एग्जाम्पल पहले भी पढ़े थे, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हैं एग्जाम्पल हैं आंट एसिड के। इन्होंने बोला कि जो जैसे सोडियम बाइकार्ब है, सोडा बाइकार्ब है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे ही ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, पेट के अंदर HCl के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये CO2 प्रोड्यूस करते हैं, यानी गैस प्रोड्यूस करते हैं। और ये गैस प्रोड्यूस होता है, ये स्टिमुलेट करता है HCl की सिक्रीशन को, यानी ये जो है एसिडिटी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं एसिड रिबाउंड फिनोमेना। इस फिनोमेना को बोलते हैं एसिड रिबाउंड फिनोमेना, यानी ये जो हैं वंस एक बार फिर जो हैं एसिड को जो हैं इंक्रीज़ कर देते हैं। यानी बढ़िया आंट एसिड वही होगी जिसके अंदर एसिड रिबाउंड फिनोमेना या तो कम होगा या फिर हो ही ना। एसिड रिबाउंड फिनोमेना या तो हो ही ना या फिर कम हो, बढ़िया आंट एसिड वही होगी। ठीक, अब जो है आंट एसिड का काम क्या होता है? आंट एसिड का काम होता है कि ये जो हैं न्यूट्रलाइज करे एक्सेस एसिड को। जैसे वीक बेस है भाई, वीक बेस जो हैं अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? सोल्ट बना देगा। यानी जो pH है अगर पेट में वो एसिडिटी 7 से कम था तो वीक बेस दिया, तो उसके कारण जो है जो pH है वो अप्रोक्सीमेटली जो है 7 के बराबर पहुंच गया। तो यहाँ पर लिखा जो वीक बेस है वो रिएक्ट करता है गैस्ट्रिक HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और सोल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक, बेस्ट आंट एसिड वही है जो सिस्टमिक अल्कलोसिस कोज ना करे और ना ही CO2 प्रोड्यूस करे। ठीक, और जो जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबे समय तक ना हो। ठीक, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट का रैपिड ऑनसेट है, यानी इसका एक्शन जो है बहुत जल्दी होता है, और ये आइडियल आंट एसिड नहीं है। आप खुद बता सकते हैं कि आइडियल आंट एसिड क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एसिड रिबाउंड फिनोमेना होता है। इस वजह से ये जो हैं अच्छी आंट एसिड नहीं है, आइडियल आंट एसिड नहीं है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हैं अगर दिया जाए एज ए आंट एसिड, जो जनरली हम सोडियम बाइकार्ब जो हैं बहुत कम यूज़ करते हैं क्लिनिक के अंदर आंट एसिड को ट्रीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा, तो वो जो है सिस्टमिक pH को अल्टर कर देता है। जो pH होती है ब्लड की या फिर जो लंग्स वगैरह लीवर की जो है pH होती है, उसको जो है ये डिस्टर्ब करता है और इलेक्ट्रोलाइट के डिस्टर्बेंस को प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण अडीमा, हाइपरटेंशन जैसी सिचुएशन डेवलप हो सकती है। दैट्स वाई सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ नॉट जो है यूज एज आंट एसिड। लार्ज एनिमल के अंदर 50 से 60 ग्राम जो है इसकी डोज होती है, और डॉग के अंदर जो है 2 से 3 ग्राम, जो आपसे कोई पूछेगा नहीं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 जो है आंट एसिड है। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, टिपिकल जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है क्या करेगी, ये HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है क्या करता है? ये कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। इसलिए जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत कम यूज़ होता है। एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है ये टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को भी इनहिबिट करता है, अगर मान लो कई बार केसेस में एंटीबैक्टीरियल हमने OTC चला रखी है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन चला रखी है, और साथ में उसको आंट एसिड के तौर पे अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दें तो उसकी एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। ठीक,
तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। जो एल्युमिनियम क्लोराइड है वो कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। एल्युमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है ये फॉस्फोरस की एब्जॉर्प्शन में भी जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, रेंडर करता है, और जिसके कारण जो है फॉस्फोरस डेफिशिएंसी हो जाती है अगर हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है लंबे समय तक दें तो। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट चाक भी जो है एंटासिड के रूप में यूज होता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है क्या कर CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये क्या करता है, HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। जो कैल्शियम क्लोराइड है वो कैल्शियम क्लोराइड बन गई भाई पेट में, वो आगे जाके क्या होगी, पेट के अंदर एब्जॉर्ब होगी, जो क्या करेगी, हाइपर कैल्सीमिया कोज करेगी। हाइपर कैल्सीमिया से क्या होगा, मसल वीकनेस होगी, किडनी स्टोन का फॉर्मेशन हो गया। अगर ज़्यादा कैल्शियम प्रोड्यूस होगा तो वो किडनी के अंदर स्टोन, पथरी प्रोड्यूस करेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट का हमने पढ़ा कि इसका एसिड रिबाउंड फिनोमेना भी है, इसलिए हम कैल्शियम कार्बोनेट को एंटासिड के रूप में यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये जो है कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। कैल्शियम क्लोराइड से जो है किडनी के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक, और साथ के साथ जो कैल्शियम क्लोराइड है ये कॉन्स्टिपेशन कोज करता है। ठीक, अब मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है उसकी न्यूट्रलाइजिंग इफ़ेक्ट जो है लंबे समय तक रहता है, प्रोलॉन्ग न्यूट्रलाइजिंग इफ़ेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो स्टमक के अंदर जो है ड्यू टू स्लो स्टमक एम्प्टिंग, क्योंकि जो स्टमक के अंदर ये जो है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, पुअर एब्जॉर्प्शन इसकी होती है, तो दैट्स वाई जो है इसका इफ़ेक्ट लंबे समय तक। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये डायरिया कोज करता है। ठीक, अब तक हमने पढ़े जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड थे, ये जो हैं कॉन्स्टिपेशन कोज करते थे, लेकिन जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करते हैं, ये डायरिया कोज करते हैं। तो इनको अगर हम एल्युमिनियम और कैल्शियम के एंटासिड के साथ दी जाएं तो ये उस जो कॉन्स्टिपेशन के जो इफ़ेक्ट है उसको नलीफाई कर देगा। तो इनका अगर हमें यूज़ करना हो तो हम जो है इनके कॉम्बिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दोनों को मिला के हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब आता है जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है। जो मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है वो गुड एंटासिड है। क्यों? क्योंकि ये जो CO2 प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही सिस्टमिक अल्कलोसिस करता, और ये टॉक्सिन है बॉडी से उसको रिमूव कर देता है। दैट्स वाई मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट इज़ ए गुड एंटासिड। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्यों मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट जो है गुड एंटासिड है, और साथ के साथ ये लैक्सेटिव के रूप में भी काम करता है। ठीक, अब इंडिकेशन क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें एंटासिड देनी चाहिए? तो सबसे पहला इंडिकेशन तो है ही भाई हाइपर एसिडिटी की, एसिडिटी ज़्यादा है, ये तो सिंपल सा इंडिकेशन है कि इस कंडीशन में हमें एंटासिड यूज़ करने चाहिए। अगला वोमिशन के केसेस में जो है एंटासिड यूज़ करनी चाहिए। क्यों? वोमिशन ज़्यादा है तो मतलब HCl की प्रोडक्शन जो है स्टमक जो है ज़्यादा एक्टिव हो रखा है, तो HCl की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो इन कंडीशन में भी हमें जो है एंटासिड यूज़ करना है। गैस्ट्राइटिस के कंडीशन में, एंट्राइटिस के कंडीशन में, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में हमें एंटासिड यूज़ करने चाहिए। टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटासिड, अगर टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन पूछे कि एंटासिड की क्या क्या होगी, तो आप उसमें ये याद करना सिंपल कि इसमें कौन कौन से जो हैं, सोडियम बाइकार्ब है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, बिस्मथ कार्बोनेट है और एम्फीटिक पल्वलाइजर है। यहाँ पर 4 जो हैं टिपिकल मैग्नीशियम के जो हैं एंटासिड हैं उसके टिपिकल एजेंट हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्ब, बिस्मथ कार्बोनेट और MFT पल्वलाइजर। तीनों की जो डोज है वो 333 mg है। आगे है रूमन एंटासिड। रूमन एंटासिड कौन सी होती हैं? जो रूमन की एसिडिटी को कम करें। जो एंटासिड यूज़ की जाते हैं मोस्टली लैक्टिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के, उनको बोलते हैं रूमन एंटासिड। ठीक,
जो कई बार क्या है कि कार्बोहाइड्रेट एनगोर्जमेंट ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण जो है लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है रूमिनेंट्स के अंदर। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए रूमिन एंटासिड यूज़ होती हैं। ये जनरली जो है 8 से 12 घंटे के अंदर ओरली एडमिनिस्टर की जाती हैं। और सिस्टमिक अल्कलोसिस है, अगर ये ज़्यादा दे दी जाए तो सिस्टमिक अल्कलोसिस कोज करती है। ठीक। रूमन एसिडिफायर, रूमन एसिडिफायर में बी यूज टू ट्रीट सिंपल इंडाइजेशन। जो सिंपल इंडाइजेशन है उसको ट्रीट करने के लिए रूमन एसिडिफायर यूज किए जा सकते हैं, इन विच जिसके अंदर कांस्टेंट इनफ्लो ऑफ बाइकार्बोनेट रिच सलाइवा रेज द पीएच ऑफ द रूमन। होता क्या है कि जो सलाइवा है, सलाइवा की पीएच क्या होता है 7 से ज़्यादा होती है, वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है रूमन के अंदर जाता रहता है, जिससे रूमन की पीएच जो है ज़्यादा हो जाते हैं। उस चीज़ को ठीक करने के लिए रूमन एसिडिफायर यूज होते हैं। एग्जांपल यहाँ पर विनेगर और 4 से 5% एसिडिक एसिड जो है इसके एग्जांपल हैं। यूरिया पॉइजनिंग के अंदर, एक्यूट यूरिया पॉइजनिंग के अंदर बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि उसको ट्रीट करने के अंदर भी रूमन एसिडिफायर यूज होते हैं। ये होता क्या है कि कैसे एक्यूट यूरिया पॉइजनिंग को ठीक करते हैं रूमन एसिडिफायर, ये डिक्रीज कर देते हैं अमोनिया की एब्जॉर्प्शन को। अमोनिया की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करते हैं कैसे? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, अमोनियम आयन को फॉर्मेशन करते हैं और यूरिएज की एक्टिविटी को इनिबिट करते हैं, जिसके कारण जो हैं अमोनिया, जिसके कारण जो हैं जो एक्यूट यूरिया पॉइजनिंग के अंदर रूमन एसिडिफायर यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमोनिया की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज़ करते हैं। कैसे डिक्रीज़ करते हैं? अमोनियम आयन की फॉर्मेशन को कम करके और यूरिएज एक्टिविटी को कम करके। ठीक। रूमन एसिडिफायर जो हैं कोल्ड वाटर के साथ मिला के मिक्स करके एवरी 6 से 8 आवर के अंदर जो हैं ये स्टमक ट्यूब से जो हैं एडमिनिस्टर किए जाते हैं। डेमलूसेंट हमने पहले ही पढ़ा था, डेमलूसेंट वो एजेंट होते हैं जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं। कहाँ पर? स्टमक के गैस्ट्रिक म्यूकोजा के ऊपर। अगर मानना ये पेट है, अगर ये गैस्ट्रिक लेयर है तो यहाँ पर ये जो है प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे। ठीक। डेमलूसेंट एजेंट जो हैं विच इंटरनली हैव सूदिंग और सॉफ्टनिंग प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन द बॉडी, इनका इफेक्ट जो है प्रोटेक्टिव और सॉफ्टनिंग इफेक्ट होता है बॉडी के अंदर। एग्जांपल हमने पहले भी पढ़ा था, ग्लिसरीन और लिक्विड पैराफिन, जिलेटिन, मस्टर्ड ऑयल, बिस्मथ सबनिटेस, गम अकैक्सिया जो हैं इसके एग्जांपल हैं। ये जो रिड्यूस करते हैं जो स्वेलिंग हो डाइजेस्टिव सिस्टम की, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक। लिक्विड पैराफिन और ग्लिसरीन ये जो हम बहुत यूज होते हैं क्लिनिक के अंदर। और लिक्विड पैराफिन की आप डोज याद कर सकते हैं 500 से 1000 ml तक लिक्विड पैराफिन जो हैं बफलो और कैटल के अंदर हम दे सकते हैं। डॉग के अंदर 10 से 15 ml ओरली दे सकते हैं। ठीक। अब कौन कौन सी इंडिकेशन है जिससे हमें पता लगे कि हमें डेमलूसेंट यूज करने चाहिए? मोस्टली जो हैं इरिटेंट ड्रग होते हैं, उनको शरीर के अंदर लेने के लिए जो हैं हम उसको जो हैं हम डेमलूसेंट के साथ मिला देते हैं। डेमलूसेंट के साथ मिला के इरिटेंट ड्रग को दिया जाता है। यानी ये जो इरिटेंट ड्रग डेमलूसेंट है ये व्हीकल की तरह काम करते हैं, एज ए व्हीकल की तरह काम करते हैं। ठीक। ग्लिसरीन तो बहुत सारी प्रिपरेशन में दी जाती है, जैसे बोरोग्लिसरीन के जो प्रिपरेशन आता है उसके अंदर ग्लिसरीन मिक्स होती है। ठीक। अब है इम्पोर्टेंट इंटेस्टिनल एस्ट्रिजेंट। इंटेस्टिनल एस्ट्रिजेंट कौन से होते हैं? ये जो ड्रग हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देती हैं। कहाँ पर? सरफेस ऑफ इंटेस्टाइनल जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सरफेस है वहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। कैसे? बाय प्रेसिपिटेटिंग प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके, वहाँ के जो प्रोटीन है वहाँ उसको प्रेसिपिटेट करके जो इंटेस्टाइन है, मान लो ये इंटेस्टाइन है, सिंपल मैं कहूँ ये इंटेस्टाइन है भाई, ये इंटेस्टाइन है, तो ये क्या करेंगे? ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देंगे। ये मान लें यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना दिया प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करके। ऐसी जो ड्रग हैं उनको बोलते हैं इंटेस्टिनल एस्ट्रिजेंट। ठीक।
ये हम यूज़ कैसे करते हैं, मान लो डायरिया के केसेस हैं, मान ले डायरिया केसेस में क्या है कि जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटेस्टिनल एस्ट्रीजेंट दे देते हैं, इंटेस्टिनल एस्ट्रीजेंट देते हैं ताकि जो वो उस लेयर को जो है प्रोटेक्ट करे। ये जो गैस्ट्रिक म्यूकोज़ा है उसकी इरिटेशन होती है डायरिया के अंदर कई बार, तो उस इरिटेशन को जो है ये कम करता है, जिसके कारण डायरिया जो है स्टॉप हो जाता है। ठीक, और यहाँ पर कौन कौन से इंडिकेशन हैं, हैवी मेटल पॉइजनिंग मान लिया ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जो है बहुत सारा मेटल है। मेटल क्या करेगा, यहाँ पर जो इंटेस्टाइन की म्यूकोज़ा है उसको अफेक्ट करेगा और यहाँ से एब्जॉर्ब होगा और अंदर जो है और ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट कोज करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइम्लूसेंट दे देंगे। डाइम्लूसेंट क्या करेगा, यहाँ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगा। ठीक, एल्कलॉइड की पॉइजनिंग में भी सेम जो है ऐसे ही काम करेंगे इंटेस्टिनल एस्ट्रीजेंट। यहाँ पर 3 इंटेस्टिनल एस्ट्रीजेंट आपको याद करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इंटेस्टिनल एस्ट्रीजेंट है वो टैनिक एसिड। ठीक, टैनिक एसिड लार्ज एनिमल के अंदर 2 से 8 ग्राम और स्मॉल एनिमल के अंदर 500 mg और डॉग और कैट के अंदर 100 mg जो है ओरली टैनिक एसिड दिया जाता है। दूसरा है कैटेकू जो है ब्लैक और ब्राउन होता है, येलो भी हो सकता है, जो ऑब्टेन किया जाता है प्लांट की स्टेम और लीफ से। ठीक, और जो ये कॉमनली जो हैं कैटेकू जो है कॉमनली ज़्यादा यूज होता है टैनिक एसिड के कंपैरिजन में। क्यों बिकॉज ऑफ स्लो रिलीज ऑफ कैटेकू टैनिक एसिड डिक्रीज द इट टॉक्सिसिटी, ये स्लो रिलीज होता है। ठीक, इस वजह से ये जो है ज़्यादा यूज होता है। इसकी डोज इतनी याद करने की जरूरत है नहीं, फिर भी लार्ज एनिमल के अंदर 5 से 15 ग्राम और स्मॉल एनिमल के अंदर 2 से 3 ग्राम और आधा से 1 ग्राम जो है डॉग और कैट के अंदर। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ मेटालिक एस्ट्रीजेंट। मेटालिक एस्ट्रीजेंट में हम फेरस सल्फेट जो है मेटालिक एस्ट्रीजेंट का एग्जाम्पल है। ठीक, इतना ही आप याद करोगे। इंडिकेशन हमने देख ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।